दिन था 29 मई 2022। मेरे बर्थडे को अभी 5 ही दिन हुए थे और मैं अपने स्टूडियो में अपने भाई के साथ बैठा हुआ था और यही बातें कर रहा था कि तूने मुझे अभी तक गिफ्ट क्यों नहीं दिया। वहीं मेरी नानी दूसरे रूम में आज तक पर न्यूज देख रही थी। वो अचानक से हमें आवाज लगाती है कि देखो ये वही सिंगर है ना जिसके तुम गाने सुनते हो। मैंने बोला कि हाँ ये तो सिद्धू मूसेवाला है। क्या हुआ? तो नानी बोली इसको किसी ने मार दिया है। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैं बस वहां ऐसे शॉक में खड़ा हुआ था और मैं बस खुद से सवाल पूछ रहा था कि क्यों, कैसे, मतलब क्या, कैसे हो सकता है ये। अब मैंने आपको इस सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी बताई क्यों है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था अमर सिंह चमकीला के साथ 1988 में, जब उनको उनके शो से पहले उनकी वाइफ के साथ असैसिनेट कर दिया गया था। अब इसी इंसान की स्टोरी इम्तियाज अली हमें अपनी इस फिल्म में दिखाते हैं, जिसको लीड रोल में प्ले किया है दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा ने। देखो इस फिल्म के इंट्रो में ही हमें बता दिया जाता है कि इन दोनों का असैसिनेशन या मर्डर हो चुका है एंड उसके बाद फिल्म बैकवर्ड्स चलती है हमें ये दिखाते हुए कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे। फिल्म के मेकर्स ने काफी ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं एंड बहुत सारे एक्शंस को ड्रामेटाइज किया है एंड इस चीज को फिल्म के मेकर्स फिल्म के स्टार्टिंग में ही पॉइंट आउट कर देते हैं कि देखो हमने इस फिल्म में बहुत सारी सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं। अब वो क्या सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं, देखो उनके बारे में तो हमें कभी पता नहीं चल सकता बिकॉज हम उनकी लाइफ से उतना ज्यादा परिचित नहीं है। फिल्म हमें डिफरेंट लोगों के थ्रू आगे लेकर चलती है जो कभी ना कभी अमर सिंह चमकीला की लाइफ में उनके साथ रिलेटेड थे। तो ये फिल्म प्रेजेंट में रहते हुए हमें पास्ट की बातें बताती है। मैंने कभी अमर सिंह चमकीला का कोई म्यूजिक नहीं सुना और अगर कभी सुना भी होगा तो मुझे समझ नहीं आया होगा, बट ही वॉज वेरी फेमस इन पंजाब एंड 80s में वो इतने ज्यादा फेमस थे कि उन्होंने इतने ज्यादा रिकॉर्ड सेल्स किए थे कि अभी तक कोई भी पंजाबी सिंगर उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। तो उनके उस ऑरा को, उनकी उस पर्सनैलिटी को, उस समय के पंजाब के कल्चर को स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इम्तियाज अली एंड उनकी टीम के ऊपर। उन्होंने इन सभी चीजों को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाया है एंड ये फिल्म भाई सिनेमैटिकली बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ तो इतने सुंदर इस फिल्म के अंदर फ्रेम्स हैं कि आप इसको डेफिनेटली किसी भी एक ए लेवल की हॉलीवुड फिल्म से जरूर कंपेयर करोगे एंड इसका बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है सिनेमेटोग्राफर सिल्वेस्टर फोंसेका को, जिन्होंने भाई बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम्स इस फिल्म के अंदर बनाए हैं। 1980s के समय में परफॉर्मेंसेस जहां पर होती थी उस स्टेज को अखाड़ा बोलते थे। अब हरियाणा में जो अखाड़ा होते हैं या फिर और जगह जो अखाड़ा होते हैं वो अलग होते हैं एंड पंजाब में जो अखाड़े का मतलब होता है वो होता है जहां पर लोकल सिंगर्स स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं। तो इन अखाड़ों की डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। नीचे की दरी से लेके पीछे के पर्दे तक, सिंगर्स की कॉस्ट्यूम से लेके क्राउड, सब कुछ परफेक्ट था। और ये चीज हमें कैसे पता चलती है कि परफेक्ट था? बिकॉज फिल्म के मेकर्स हमें खुद साइड बाय साइड दोनों फ्रेम कंपेयर करके दिखाते हैं फिल्म के अंदर ही कि देखो यार हमने कितनी मेहनत करी है एंड हम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। आई थिंक ये दिलजीत दोसांझ की वन ऑफ द बेस्ट ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस थी एंड इन माई ओपिनियन मेरे लिए तो सबसे बेस्ट थी। बिकॉज उन्होंने अमर सिंह चमकीला के जो कैरेक्टर को जिया है ना स्क्रीन के ऊपर, वो बहुत ही नेचुरल लगते हैं। आपको उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्टर एक्ट कर रहा है यहाँ पर। एक तो देखो वो पंजाबी कल्चर से हैं, वो खुद पंजाब के उस कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी हैं एंड बहुत ज्यादा अवेयर हैं। तो उनको पता होता है कि भाई उन अखाड़ों पर जाकर किस तरीके से मुझे एक्ट करना है, किस तरीके से मुझे गाने गाने हैं, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से लोगों से बातें करनी है। तो उनको देखकर इस फिल्म के अंदर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही नेचुरली स्क्रीन पर हमारे सामने निकल कर आता है। एंड परिणीति चोपड़ा भी इस फिल्म के अंदर मुझे बहुत ही सही लगी, बट कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड थी। उस फ्रेम में जो एक स्माइल चाहिए होती है या फिर एक एनर्जी चाहिए होती है, मुझे वो उनसे नहीं मिल रही थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म के मेकर्स ने ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब हमारे सामने सीन बाय सीन कंपैरिजन होता है फिल्म के अंदर ही, तो वहां पर जो रियल लाइफ में अमर सिंह चमकीला की वाइफ थी वो काफी स्माइल करके गाने गा रही होती है या फिर जब वो खड़ी भी होती है तो काफी स्माइल कर रही होती है एंड वहीं पर फिल्म के अंदर परिणीति चोपड़ा का कैरेक्टर ऐसे ही आराम से अपने स्टोइक फेस के साथ खड़ा होता है। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। अब अमर सिंह चमकीला बहुत पॉपुलर तो थे लेकिन वो कंट्रोवर्सी से भी बहुत ज्यादा घिरे हुए रहते थे, इसीलिए 1988 में उनका मर्डर हो गया था एंड इस चीज को इस फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा दिखाया गया है। क्यों उनका 1988 में मर्डर हुआ था? बिकॉज ऑफ उनके कंट्रोवर्शियल लिरिक्स को लेकर एंड उनकी लोअर कास्ट को लेकर। अब लोअर कास्ट वाला जो एंगल है वो इस फिल्म के अंदर उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया जो मैं चाहता था कि इस फिल्म के अंदर उसको और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। बिकॉज मैंने उसके बारे में जितनी रिसर्च करी है उससे मुझे ये पता चला है कि जो लोअर कास्ट वाला एंगल था ना उसकी वजह से भी वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे एंड उनको कई जगह पर शोज परफॉर्म नहीं करने दिए जाते थे। तो
ये भी एक बहुत बड़ा एंगल था उनकी लाइफ में। उनके जो गानों के लिरिक्स थे वो कंट्रोवर्शियल थे, वो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई भी करते थे। इसी चीज को फिल्म में एड्रेस भी किया जाता है एक रिपोर्टर के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करके, जहां पर वो उन्हें ये कहती है कि आप अपने गानों में वुमेन को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करते हो। तो वहां पर जो चमकीला का कैरेक्टर जवाब देता है वो ये कहता है कि हम जैसे लोग सिर्फ सर्वाइव करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या बोल रहे होते हैं एंड लोग उससे क्या उसका मतलब निकाल लेंगे। एंड वो ये भी बताते हैं कि मैंने बचपन में यही सब चीजें देखी हैं। ये फिल्म अमर सिंह चमकीला की बायोग्राफी या म्यूजिकल से ज्यादा एक इम्तियाज अली की फिल्म है, क्योंकि आप इस फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखोगे रॉकस्टार से या तमाशा से, जहां पर वो एक आर्टिस्ट की साइकी को एक्सप्लोर करते हैं कि एक आर्टिस्ट कैसा फील करता है जब उसके आसपास की सिचुएशंस इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं, तो वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है। एंड इस फिल्म के अंदर साडा हक जैसा एक गाना भी है जो 1984 के एंटी सिख राइट के दौरान, जब अमर सिंह चमकीला ने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए थे, बहुत सारे शोज किए थे, तो वहां पर वो किस तरीके से खुद को एक रेवोल्यूशनरी फिगर की तरह दिखाते हैं, उस चीज को लेकर ये गाना बनाया गया था। एंड इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज साडा हक से आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड उस पूरे सीक्वेंस के अंदर ना आप इस फिल्म की एडिटिंग को भी नोटिस करना कि यार वो कितनी ब्रिलियंट और अमेजिंग एडिटिंग थी। वहां पर जो सिंगर गाना गा रहा है उसको 1984 के एंटी सिख रायट्स के दंगों के साथ मिलाकर किस तरीके से मॉर्फ किया गया है ना भाई, वो एक मास्टर क्लास हो सकती है एडिटिंग में। फिल्म आपको बीच में थोड़ी सी स्लो लग सकती है बिकॉज ये आपको इतना कुछ कहने का ट्राई करती है, बहुत सारी चीजें ये अपने उस रन टाइम के अंदर इंक्लूड करना चाहती है। तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड होने लगा था, इस फिल्म से थोड़ा सा मैं डिसएंगेज होने लगा था। एंड आपको भी हो सकता है थोड़ा सा ड्रैग्ड वहां पर महसूस हो, बट ओवरऑल भाई ये एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म है जिसको और भी ज्यादा एलिवेट कर देता है इस फिल्म का म्यूजिक। अब इस फिल्म का म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। इस फिल्म के म्यूजिक का लेवल तो आप समझ सकते हो यार, इस फिल्म के म्यूजिक में मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं कोई ऐसा म्यूजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ। और अगर इस फिल्म का म्यूजिक अच्छा ना होता तो यार इस फिल्म के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती, बिकॉज ये एक म्यूजिकल आर्टिस्ट की लाइफ पर बेस्ड है, तो म्यूजिक का अच्छा होना तो डेफिनेटली बनता था। भाई ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है एंड आई थिंक इस फिल्म को दिलजीत दोसांझ की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा। एंड आप सभी को ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए। और ऐसा कंटेंट देखना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज चैनल को काफी ज्यादा हेल्प होती है एंड ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पुश होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।